आज के लेक्चर में हम अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे जितने भी पीछे के लेक्चर हैं उन्हें देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर आते हैं और अधिकतर ये परीक्षाओं में लगातार बने रहते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न इस तरह से है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें रासायनिक सूत्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे लोहे को हम लोहे का प्रतीक क्या है, किससे प्रदर्शित करते हैं, कॉपर सल्फेट को कैसा रासायनिक सूत्र होता है। अगर ये हमें पता है तो क्वेश्चन हमको हल करना बहुत आसान हो जाता है। तो प्रश्न यह है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। विस्थापन अभिक्रिया, उसमें हमने ये पढ़ा था कि विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से उसके आयन को विस्थापित कर देता है। यहाँ लोहे का रासायनिक सूत्र Fe, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4। तो प्रश्न में कहा गया है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो ये लोहे की कील और ये कॉपर सल्फेट, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया। तो कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर हम ये देखते हैं कि कॉपर कम क्रियाशील पदार्थ लोहे की अपेक्षा, कॉपर कम क्रियाशील है किसकी अपेक्षा? लोहे की। और लोहा अधिक क्रियाशील तत्व है किसकी अपेक्षा? कॉपर की। तो ये अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से सल्फेट को विस्थापित कर देता है और इस तरह ये आयन लोहे पर जमा हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो विलयन का रंग बदल जाता है और लोहे की कील पर सल्फेट जम जाता है। जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट का एक विलयन लें, मान लो इसमें कॉपर सल्फेट का एक विलयन है और इसमें हमने एक कील डाल दी। अगर कील में इसमें डाल दूं तो इस कील पर सल्फेट जमा हो जाता है और विलयन का जैसे पहला रंग था वो उसका रंग बदल जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा लोहे ने कॉपर सल्फेट से सल्फेट को विस्थापित कर दिया। तो इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी हुई? विस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को लिखने के लिए हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रश्नों को हल करने के लिए जो सॉल्यूशन होगा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं
तो लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से सल्फेट को विस्थापित कर देता है। और विलयन का रंग बदल जाता है। यही विस्थापन अभिक्रिया है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, वहां भी हमने यही उदाहरण लिया था, विस्थापन अभिक्रिया। तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर लोहे पर सल्फेट जमा हो जाता है और कॉपर शेष बच जाता है। तो इस तरह इस विलयन का रंग बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ X की विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। इसमें हमें ये सॉल्व करना है। पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखो। पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखो। तो हमने अक्सर देखा होगा अपने घरों में हम चूना यूज करते हैं, सफेदी करने के लिए चूना यूज करते हैं। उस चूने को हम बोलते हैं बिना भुजा चूना। तो इसका जो फर्स्ट है कि पदार्थ X का नाम लिखो, तो नाम क्या है? बिना भुजा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। इसे बोलते हैं बिना भुजा चूना। सेकंड, पदार्थ X की जल के साथ क्रिया। इसका ये अर्थ है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में बिना भुजे चूने की जल के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। तो जैसे ही हम बिना भुजे चूने की क्रिया जल से कराएंगे तो हमें भुजा हुआ चूना प्राप्त होगा। बिना भुजा चूना, ये क्या है? भुजा हुआ चूना। पहला X का नाम और सूत्र। नाम बिना भुजा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी जल के साथ क्रिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल के साथ क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये प्रश्न भी परीक्षा में काफी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम ध्यान रखेंगे कि अपने घरों में हम सफेदी के लिए बिना भुजा चूना लेकर आते हैं और उसमें जल मिलाते हैं और उससे अपने घरों की पुताई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? या दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया है जो अभिकारकों की क्रिया के द्वारा उत्पाद और ऊष्मा निकलती है। इसका ये अर्थ है कि अभिकारकों की अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा निकलनी चाहिए। तो श्वसन मानव द्वारा किया जाता है। हम सांस लेते हैं तो श्वसन क्रिया सभी जीवों के द्वारा की जाती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये अर्थ है कि इसमें से ऊष्मा निकलनी चाहिए। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स भोजन से प्राप्त होता है।
ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें एनर्जी देता है जिससे हम काम करते हैं। तो ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ क्रिया जब होती है तो उत्पाद और ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। जैसे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, और हम इसे जैसी ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलती है हमारे श्वसन के द्वारा तो हमें ऊष्मा या ऊर्जा मिलती है। हम इसके क्षण लेंगे। जब हम श्वसन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें जल मिलता है। संतुलित करेंगे। कार्बन 6, तो कार्बन भी कितने 6, ऑक्सीजन कितने हैं 6 6 12 और 6 18, 12 इधर तो 6 इधर, प्लस ऊष्मा या ऊर्जा। तो हम ये कह सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है वो क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर जो ग्लूकोज होता है वो आपस में क्रिया करता है और हमें ऊर्जा देता है। रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए रासायनिक सूत्रों का याद होना बहुत जरूरी है। तो इसके उत्तर हम लिखेंगे हाँ, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन से हमें ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्लूकोज से क्रिया करके ऊर्जा देता है। यह ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, या सभी जीव प्राप्त करते हैं, और कार्य जब ऊर्जा होगी तभी कार्य होगा। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन से हमें ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्लूकोज से क्रिया करके ऊर्जा देता है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो भूरे रंग का तत्व जो कि एक धातु है, भूरे रंग का तत्व होता है कॉपर। कॉपर Cu से प्रदर्शित करते हैं कॉपर को। जब इसे हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, कॉपर को वायु की उपस्थिति का ये अर्थ है कि वायु के साथ क्रिया क्या करते हैं, गर्म, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर ये ऑक्साइड कॉपर पर जमा हो जाता है ऐसे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा हम इसे संतुलित करेंगे। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर कॉपर कितने होंगे, 2, और इधर कॉपर कितने हैं, 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह कॉपर से कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। कॉपर पर ऑक्साइड का जमना, जैसे हम इसे गर्म करते हैं तो कॉपर पर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है जो काले रंग की होती है, और इसका रंग कैसा होता है, काला। कॉपर का कैसा है, भूरा। तो कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। जब कॉपर को वायु अर्थात O2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कॉपर पर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। जो कि काले रंग की होती है। इस तरह काले रंग का यौगिक प्राप्त होता है। इसे हम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। इस तरह क्वेश्चन भी सॉल्व हो। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसलिए हम साफ करते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। जैसे हम उसे जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उसे जलने नहीं देती। तो अगर हमें मैग्नीशियम को जलाना है तो उसके ऊपर से वो परत साफ करनी होती है। तो इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। साफ करने के बाद जैसे ही हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन जल जाता है। मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हर जगह उपस्थित होती है, के साथ क्रिया करके
मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। जो मैग्नीशियम रिबन को जलने नहीं देती। मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए उसे साफ किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटने पर वह जलने लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल व्यवसायिक खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है। हमने विकृत गंधिता के बारे में पढ़ा है। पिछले लेक्चर में हमने विकृत गंधिता के बारे में पढ़ा था कि खाद्य पदार्थ जो खाने के पदार्थ हैं, कि उन्हें लंबे समय तक रख दे तो वो खराब हो जाते हैं, उनका स्वाद खराब हो जाता है। तो क्योंकि उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और उनके स्वाद में कमी आ जाती है, तो हम ऐसे एंटीऑक्साइड यूज करेंगे जिससे उनका ऑक्सीकरण ना हो। तो इसलिए हम खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त करते हैं। नाइट्रोजन उनका ऑक्सीकरण नहीं होने देता और इससे वो पदार्थ ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं। इसलिए हम चिप्स की थैलियों में भी नाइट्रोजन भरते हैं ताकि उनका ऑक्सीकरण न हो। तेल में वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त इसलिए किया जाता है जिससे वह विकृत गंधित ना हो। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है जो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होने देते। इस तरह
खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन लंबे समय तक ऐसे ही रखता। क्या देख सकते हैं? लंबे समय तक बनाए रखता है। पेड़ में बसाई खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त इसलिए किया जाता है जिससे वह विद्युतगंधित न हो। नाइट्रोजन एक प्रति ऑक्सीकार पदार्थ है जो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होने देता। इस तरह खाद्य पदार्थों का नाइट्रोजन लंबे समय तक बनाए रखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का क्यों हो जाता है? तो सूर्य के प्रकाश जब इन पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब सिल्वर क्लोराइड पर पड़ता है, तो सबसे पहले हम सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखेंगे। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर मतलब Ag, क्लोराइड मतलब Cl। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं अपघटन, प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन। जब प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो इससे क्लोरीन गैस निकल जाती है। क्लोरीन, अब देखो क्लोरीन के यहाँ एक अणु है, इधर कितने हैं? 2। जैसे बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। और अब कितने सिल्वर के कितने हैं? 2 अणु। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त होता है? सिल्वर। और सिल्वर का रंग कैसा होता है? धूसर रंग का। ये कैसा रंग है? धूसर रंग। तो जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो उससे क्लोरीन गैस निकल जाती है और क्या बच जाता है? सिल्वर, जो कि सॉलिड होता है। इसके बारे में देखेंगे। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर उससे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। सिल्वर शेष रह जाता है, जो कि धूसर रंग का होता है। धूसर रंग का होता है। और ये विक्रिया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह हमने चैप्टर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले लेक्चर देखने के बाद समझकर आप इन्हें याद करें, जो कि अक्सर परीक्षाओं में आते हैं।